हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। बच्चे आज हमने करना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन यानी सार्क। ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने ये ना कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख लिए हुए हैं। आप लोग जो है वो इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड पे हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब सार क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है। वो साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है। ये जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ है। ठीक है। अब क्या बच्चे, इससे पहले कि इन कंट्रीज़ ने क्या सोचा, जो है वो क्या किया, उससे पहले हम क्या करें बच्चे, हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सार क्या है। ऑब्जेक्टिव्स को देखें, इसके प्रिंसिपल्स को देखें, इसके थ्रेट्स को देखें, इसके डिफिक्ट्स को देखें, क्या चीज़ थी, क्या पाया, क्या खोया, क्यों बनाई गई, कैसे सब। इससे पहले हम सार्क को डिस्कस कर लेते हैं कि जो है वो सार्क है क्या। अब जो है सार्क के अबाउट, सार्क जो है वो बच्चे 8 दिसंबर 1985 को ढाका में जो है वो ये की गई अंडर यूएन चार्टर। फिफ्थ जो यूएन चार्टर जो है उसका 52 आर्टिकल। ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को। और ये जो 8 दिसंबर का दिन है ये ऑब्जर्व किया जाता है एज ए सार्क चार्टर डे। ठीक है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं पहले। 1970s की दहाई के अंदर क्या हुआ कि जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था ज़ियाउर रहमान, उसने ये आइडिया दिया कि क्यों ना बाकी जितने भी रीजन्स हैं उनकी जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो विद कॉपरेशन जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका हर जो रीजन है वो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं या म्यूचुअल कॉपरेशन के ग्राउंड्स हैं उन पर वो वर्क कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो साउथ एशियन की कंट्रीज़ हैं उनका भी जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है। 1981 में ये जो सार्क कंट्रीज थी, जो है 8 सार्क कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव, वो क्या हुआ, एग्री हो गए, और 3 डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई। श्रीलंका में हुई, फिलिपाइन में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, और फाइनली 1983 के अंदर क्या हुआ बच्चे, उन्होंने इसका जो डेक्लेरेशन था वो अडॉप्ट कर लिया, और सार्क जो थी वो बन गई 8 दिसंबर 1985 में। अच्छा, ये बच्चे आपका जीके भी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये किस डेट को हुई। 8 दिसंबर 1985 ईयर पूछ सकता है, वो मंथ पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, सिटी पूछ सकता है, जैसे ढाका। ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि ये आइडिया किसका था। तो बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट था ज़ियाउर रहमान, ये इसका जो था आइडिया था। ठीक है। और ये यूएनओ का जो आर्टिकल चार्टर है उसका आर्टिकल 52 के अंडर ये क्रिएट की गई थी। ठीक है। फिर एग्जामिनर बच्चे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो सार्क का जो है वो इसका चार्ट डे मनाया जाता है वो कौन सी दिन को मनाया जाता है। ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। उसके बाद इस साइड पर आ जाते हैं बच्चे, ये है इफेक्ट्स अबाउट सार्क। हम पढ़ रहे हैं सार्क की जो बच्चे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो अब्दुल एहसन जो था वो, क्योंकि ये आइडिया बांग्लादेश की तरफ से आया था तो दैट्स वाई उसका जो सेक्रेटरी था फर्स्ट वो भी बांग्लादेश से ही था। अभी जो करंट है बच्चे इसका, अभी 2021 में जो इसका सेक्रेटरी जनरल है वो ये है इसाला रूबान। ठीक है। अमेरिका कौन, ये श्रीलंका से बिलोंग करता है। ठीक है। ये 1 मार्च 2020 में इसको इलेक्ट किया गया एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। ठीक है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके जो बच्चे सेक्रेटरीज हैं वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। हमने समझना है सार को, रट्टा नहीं लगाना ना, इस तरह हमने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसके नेचर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो लास्ट 20th समिट हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी। पाकिस्तान ने इसके लिए परसू किया था कि 20th जो समिट है वो पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। अब जो 21st होनी है उसके लिए पाकिस्तान हैज़ बीन शोइंग इट्स कंसर्न। ठीक है। वो शो कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि 19th जो होनी थी, 19वीं समिट होनी थी, उसमें
जो उरी के अंदर जो इंडियन आर्मी कैंप है उसके ऊपर अटैक हो गया था, और इंडिया ने ब्लेम किया कि वो पाकिस्तान ने अटैक करवाया है, और जितनी भी सार्क कंट्रीज थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, और 19 की जो समिट थी वो पाकिस्तान में नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो इस वजह से अब पाकिस्तान जो है वो होस्ट करना चाहता है 21st समिट। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर क्या है कि ये दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, सार्क बॉडी ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। ये वर्ल्ड का 3% वर्ल्ड एरिया कवर करती है और 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू के अंदर है, जो कि कैपिटल है नेपाल का। नेपाल आपको पता है कि वो मेंबर कंट्री है सार्क की। ठीक है, तो ये बेटा इसकी जो थी वो ये भी जीके है कि वो करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि सार्क का कौन सा है। एग्जामिनर 1 मार्च 2021 डेट भी पूछ सकता है उसकी इलेक्टेड की। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का भी पूछ सकता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था वो भी पूछ सकता है। जिन्होंने पीएमएस में अपेयर होना है, जिन बच्चों ने, उनके लिए सफिशियंट यहाँ पे करंट अफेयर का डाटा अवेलेबल है। जो है ना वो बच्चे जो है वो जीके भी साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाए। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, चार्टर क्या था सार का। इट अफर्म्स द डिजायर ऑफ साउथ एशियन स्टेट टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। यानी इसका चार्टर ये है, इसका चार्टर से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कि इसको चेंज किया जाए। ठीक है, बट ये चेंज नहीं हुआ। लेट्स सी कि इन कमिंग डेज के अंदर ये चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये साउथ एशियन जो स्टेट्स हैं उनका ये एक डिज़ायर है कि वो पीस को, स्टेबिलिटी को, प्रोग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट कर सके, जो है वो उसके लिए जो है वो उन्हें मेंटेन कर सके। किसके ज़रिए? जो है वो कॉपरेशन के ज़रिए, असिस्टेंस के ज़रिए, सेल्फ रिलायंस के ज़रिए। ठीक है, अच्छा अभी इसके बच्चे कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज का पहले ये समझ लें कि ऑब्जर्वर कंट्रीज का मतलब क्या होता है। बच्चे ऑब्जर्वर कंट्रीज वो होती हैं जो कि मेंबर नहीं बन सकती, जिनको जो मतलब एज ए मेंबर उनको वोट नहीं मिल सकता, लेकिन वो ऑब्जर्वर स्टेटस अक्वायर कर लेती हैं। वो इसलिए कर लेती हैं बिकॉज उनके कुछ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अब जैसे ये सार्क जो है वो साउथ एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड मॉरिशियस, तो इनके कुछ इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर। तो इन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ये क्या करते हैं बच्चे, जो है वो एज ए ऑब्जर्वर जो है वो कंट्री जो स्टेटस अक्वायर कर लेते हैं। तो ये वाहिद जो है वो सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसके जो 9 है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। हालांकि बाकी जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में किसी के भी इतने ऑब्जर्वर कंट्रीज नहीं है जितने सार्क है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया था अबाउट सार्क। ठीक है, अब हम बच्चे दोबारा चलते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट पे। ओके, अच्छा बच्चे, अब आप लोगों ने देख लिया कि जो ये थे ज़ियाउर रहमान था, उसने आइडिया दिया और इन कंट्रीज़ ने सोचा। अब इन कंट्रीज़ के बारे में बच्चे, अफ़गानिस्तान जो है उसने 2007 के अंदर 3 अप्रैल 2007 के अंदर सार्क को ज्वाइन किया था। इनिशियली स्टार्ट पे जो अफ़गानिस्तान था वो मेंबर नहीं था। ये भी एमसीक्यूज़ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो है वो 3 अप्रैल 2007 के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान मेंबर बना सार्क का। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये ओपन सी कोस्ट लाइन है इनकी। ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान एंड नेपाल ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, और मालदीव्स एंड श्रीलंका क्या है बच्चे, ये आइलैंड है। ठीक है, अब इसमें एरिया वाइज इंडिया सबसे बड़ा है, इसकी इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है। हर जो कंट्री है इसमें मेंबर स्टेट है उसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अच्छा, अब इन कंट्रीज ने सोचा कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, एक जो है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर जो है वो हमें प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी और पीस लेके आना है, हमें उसको इंक्रीज करना है। जो एक स्टेटस है अंडर डेवलप से डेवलपिंग, एंड डेवलपिंग से जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ हमें ये रेस विन करनी है। तो हमें जो है वो कॉपरेशन दिखानी होगी इन फील्ड्स के अंदर। किस कैसे? थ्रू कॉपरेशन, थ्रू कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट और थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, इन चीज़ों को, इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, इन हथियारों को यूज़ करते हुए हमें इन फील्ड्स के अंदर इन कंट्रीज़ ने सोचा कि हमें जो है वो काम करना चाहिए, और इसी की बेस पर क्या आई, सार्क बनी। ठीक है,
8 दिसंबर 1985 के अंदर। अच्छा, अब बच्चे क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या थे, मकसद क्या था, स्टार्ट में क्या सोचा कि क्या मकसद होने चाहिए ऐसे जिसकी बेस पर ये कायम हो। नंबर वन थी वेलफेयर एंड क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की वेलफेयर और उनकी क्वालिटी लाइफ। सेकेंडली टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि इकोनॉमी सबसे ज्यादा, अब ये देखें कि इसमें जो है वो इकोनॉमिकली जो बनती है वो अगर एशिया के रीजन से देखा जाए, साउथ एशिया, तो इंडिया जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनती है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, देन जो है वो बाकी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इसको जो फ्लॉज थे, जो एक जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इकोनॉमी के अंदर, वो एक म्यूचुअल कॉपरेशन से डिसाइड किया गया कि उसको तेज किया जाए, फिर कल्चरल डेवलपमेंट को तेज किया जाए, फिर प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग कंट्रीज, ठीक है, कि कंट्रीज के अंदर एक कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जाए। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊं कि सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हर कंट्री ज़ाहिर है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे तो वर्ल्ड मैप पर अपेयर नहीं होगी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है कि इनके पास कुछ पावर है, इनके पास रिसोर्सिस है, ठीक है, उसकी बेस पर ये मार्जे वजूद में है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी ये चीज उजागर करनी है हर कंट्री के जो मेंबर है उसके अंदर, कि जो आपके अपनी पार्ट्स हैं, जो आपकी अपनी रिसोर्सेज हैं, उन पर बिलीव करो, उन पर ट्रस्ट करो, उनको यूटिलाइज करो, उनको बेटर जो है वो मैनेज करो, ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे डील किया जा सके, ठीक है, थ्रू यूनिटी, थ्रू कोऑपरेशन। देन कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, और एक जो आपस में कंट्रीज का है उनका म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। देन उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन टू दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है कॉपरेशन ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो भी कंट्रीज के आपस के कॉमन इंटरेस्ट हैं उनके मैटर के ऊपर उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, उनको ज्यादा उजागर किया जाए। सोशल प्रोग्रेस जैसे इलिटरेसी है, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉवर्टी, ड्रग, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनको रूट आउट करना है, ठीक है, जितनी भी सोशल इश्यूज हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं उनको रूट आउट करना है और सोशली रीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स डिग्निटी टू लिव, और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं जो है वो उनको रिजॉल्व करना है और लोगों को एक डिग्निटी वाली जो है वो लाइफ देनी है। फिर इसके बेटा कुछ प्रिंसिपल भी थे, जैसे रिस्पेक्ट फॉर ए सवर्न क्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी जो है सवर्ण इक्वालिटी, एक हर कंट्री सवर्ण कंट्री होता है उसके उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको दी जाएगी रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट दी जाएगी। एंड सेकंडली क्या किया जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, के जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं हर कंट्रीज के, उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी अगर वो खुद कॉल नहीं करता, ठीक है। तो ये एक सार का एजेंडा था। इससे पहले बच्चे के हम लोग जो है वो आगे जाए नेक्स्ट स्टेप पे कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है, इसमें थ्रेट्स क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले देखना है मैप सार कंट्रीज का, ठीक है, कि वो क्या है, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो जाए और मेमोराइज हो जाए कि जो है वो सार कंट्रीज एक्चुअली वर्ल्ड मैप पर कहाँ कहाँ फॉल करती हैं। ओके, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो ब्राउन कलर आप लोगों को दिख रहा है ये सार्क कंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें देखो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर नेपाल है, देन भूटान है, उसके नीचे बांग्लादेश है, देन श्रीलंका है एंड मालदीव्स है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि इसमें जो है उसमें मालदीव और श्रीलंका, ये देखें ये दोनों जो है वो आइलैंड्स है, ठीक है, ये सबसे स्मॉल जो कंट्री है वो मालदीव है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान, ये तीन जो है, ये तीनों जो है वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि कॉपरेशन किन किन एरियाज के अंदर रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो तीन कंट्रीज बचती हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, ये इनके पास ओपन सी कोस्ट लाइन है। आप ये देखें बांग्लादेश के साथ नीचे बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन के साथ, उसके बाद जो है वो इंडिया के नीचे फुल फ्लेज इंडियन ओशन है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान, उसके नीचे अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये
हर जो इसका मेंबर स्टेट है सार्क का, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो कि अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो है वो सार्क कंट्रीज है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर इनका अगर ये लैंड टू लैंड अगर देखा जाए तो यहाँ इनके पास अगर सपोज जो अफगानिस्तान है वो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो उन्होंने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब जाहिर है उन्हें ऑयल भी चाहिए होगा, गैस भी चाहिए होगा, उन्हें जो है वो एक्सपोर्ट भी करनी है, इम्पोर्ट भी करनी है, डिफरेंट सराउंडिंग यहाँ पे जो है ये अरब कंट्रीज है, यहाँ पे ये ओशनिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, और ये सारी कमोडिया, थाईलैंड, लॉस, म्यांमार, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये भी हैं, आसियान है यहाँ पर पूरी, ठीक है। तो अब इनको जो है तो ये जो एक रीजनल कनेक्टिविटी है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये कॉपरेशन के ज़रिए इनमें ये इनको बाय लैंड बाय एयर जो है वे प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे क्या है कि ये इजीली आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप ये देखें कि बच्चे यहाँ से जो है वो ये भूटान है ये यहाँ चले और यहाँ से आके जो है वो यहाँ ट्रेड करे, कितना सफ़र लगेगा उसको, या फिर वो यहाँ चले और यहाँ से आके वो किसी इधर कंट्री से करे। तो बजाय इसके कि वो इधर उधर जाए, वो अपने सराउंडिंग में इधर नेपाल से करे, नीचे बांग्लादेश से करे, इधर इंडिया से करे, ठीक है, इधर अफगानिस्तान से करे या फिर पाकिस्तान से करे, ठीक है। तो ये आपस में कॉपरेशन से जो इनका एक तो ये एनर्जी भी सेव कर सकते हैं, ये अपने जो है वो टाइम भी सेव कर सकते हैं, मनी कर सकते हैं सेव, और रीजनल प्रॉस्पेरिटी आके ये पावरफुल भी हो सकते हैं, ताकि जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो किसी भी सूरत में कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली जो है वो इन पे अटैक ना कर सके, ठीक है। मैं आप लोगों को बच्चे जो है वो एक अनदर जो है मैप वो भी आपको शो करती हूँ, सार कंट्री। ओके, ये 8 सार कंट्रीज हैं। ये ब्लू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बता के कि इनमें से इसकी फुल फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। स्टार्ट में नेपाल, भूटान, अब जो है नेपाल के अंदर जो है वो इसका है काठमांडू के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है इसका, और अफगानिस्तान ने लेटर जो है वो 2007 में इसको ज्वाइन किया था सार को। तो इस तरह के जो जीके के क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलें हम लोग मैप के बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पर डॉक्यूमेंट। अब बच्चे इससे पहले कि हम लोग जाएं कि सार्क ने क्या अब तक अचीव किया और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टिल फेस कर रहा है और आगे नेक्स्ट उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसकी तरफ जाएं, हम पहले समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है सार्क का। सार्क में पहले नंबर पर क्या है, हेड ऑफ स्टेट्स या सेक्रेटरी जनरल पहले नंबर पर आता है, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, जीके में वो पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद है हेड ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे मैंने वैसे नंबर 1 इसका नाम दे दिया, नंबर 1 वो होना चाहिए था, ठीक है, बट आप उसको जब नोट करें तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट्स है। अब ये जो करंटली 2021 के अंदर जो प्रेसिडेंट है कंट्रीज के, सार कंट्रीज के, उनके मैंने सबके नेम मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। बच्चे यहाँ पे आप जो है वो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका जीके प्रिपेयर है। जैसे अफगानिस्तान का अशरफ गनी है, पाकिस्तान का आरफ अलवी है, ये इंडिया का रामनाथ कोविंद है, अब्दुल हमीद बांग्लादेश का है। इस तरह से ये सारे जो है वो बच्चे मैंने 8 जो कंट्रीज़ हैं सार कंट्रीज़, उनके प्रेसिडेंट जो अभी करंटली 2021 के हैं ये मैंने लिख दिए हैं। कल को सुबह परसों चेंज हो जाए तो आप उसे अपडेट रहिएगा, ठीक है। अब तक ये है। उसके बाद इस साइड पे देन है हेड ऑफ स्टेट्स, सेक्रेटरी जनरल के बाद हेड ऑफ स्टेट्स, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। उसमें ये जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं कंट्रीज़ के वो मैंने लिख दिए हैं। मोहम्मद हनीफ अतमर जो है वो अफगानिस्तान के हैं, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के हैं, एस जयशंकर इंडिया का है, अब्दुल मोमिन बांग्लादेश का है, इसी तरह से प्रदीप नेपाल के हैं। ये भी मैंने सारे जो है वो बच्चे श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान ये मैंने लिख दिए, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। जीके के अंदर, पीएमएस के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, थर्ड नंबर पर जो इसका इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसमें आती है स्टैंडिंग कमेटी। ये एक्चुअली फोर्थ नंबर पर आती है, लेकिन मैंने इसको थर्ड का नाम दे दिया है।
उसके नीचे स्टैंडिंग कमेटीज़ के आगे जो है वो डिफरेंट कमेटीज़ हैं, जैसे सार्क रीजनल सेंटर है, सार्क ऑडियो विजुअल एक्सचेंज सेव कमेटीज़ हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट जो है वो कमेटीज़ हैं और भी बहुत सारी हैं। अब ये 4th नंबर पर टेक्निकल कमेटीज़ हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है? तो ये क्या है बेटा, डिफरेंट जो है वो कमेटीज हैं जो डिफरेंट एरियाज जो या मैंने मेंशन कर दिए उन पे काम करते हैं, और इनके जो हैं ऑफिसेज हैं इनके जो वो डिफरेंट, कुछ बांग्लादेश के अंदर है, कुछ नेपाल के अंदर है, कुछ भूटान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, ठीक है? तो ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके ऑफिसेज हैं और उसके हिसाब से ये जो है वो इस सेटअप के अंदर जो है वो ये वर्क करती हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रॉब्लम्स में। ओके, अब बेटा जो पता है एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ये वाला एरिया है, ठीक है? हमने पहले देख लिया सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका चार्ट क्या है, उसके कुछ फैक्ट्स देख लिए, उसका इंस्टीट्यूशन सेटअप देख लिया, मैप के अंदर देख लिया कि सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। बच्चे जो इसका एरिया ऑफ एनालिसिस है ना वो ये एरिया, इसने पाया क्या और इसने खोया क्या, ठीक है? अब क्या है, पहले अगर हम इससे पहले कि इसके थ्रेट्स की तरफ जाएँ, प्रॉब्लम्स की तरफ जाएँ या इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएँ, हम पहले ये ग्रीन वाला जो बॉक्स एरिया वो देख लेते हैं। ये क्या है? ये इसकी अचीवमेंट है। ये इसकी क्या है? ये इसके कि इसने किया क्या? पहले इसने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया, ठीक है? फिर सार्क फूड बैंक बनाया, फिर सार्क डेवलपमेंट फंड्स बनाया, फिर सार्क एशियन यूनिवर्सिटी भी बनाई, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी भी बनाई, ओके, ठीक है। उसके बाद है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई, देन सार्क एशियन साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स कॉर्पोरेशन कायम किया, ठीक है? अब ये ठीक है, बैंक भी बना दिया, फूड बैंक के कहीं पे फूड शॉर्टेज होता है तो जो है वो उसको डील किया जाए। फिर ये फंड्स के अगर जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वो अगर आ जाते हैं, या कहीं पर कोई स्कार्सिटी आ जाती है, ड्राउट्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो फंड दिए जाएं, कंट्रीज मिलकर फंड्स देंगी। फिर एशियन यूनिवर्सिटी भी बनाई, ठीक है, कि जो है वो एजुकेशन को जो प्रमोट किया जाए। देन आर्बिट्रेशन काउंसिल भी बनाई कि अगर इंटरनली रीजनली कोई इशू जो है वो हो जाता है किसी जो है वो मेंबर स्टेट की तरफ से, उनके किसी सिटीजन की तरफ से कोई भी, तो उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है उसके अंदर रहकर उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, दैट्स गुड। और फिर कॉपरेशन का एक रीजनल स्टैंडर्ड भी कायम किया, और जो फ्री ट्रेड के लिए भी आपस में जैसे यूरोपीय यूनियन है तो उसके हिसाब से एक एरिया भी डेवलप किया कि आपस में जो है वो एक्सपोर्ट करके और इंपोर्ट करके अपनी करेंसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बेटा बताया है कि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो रुपीज़ है, इंडियन की करेंसी रुपीज़ है, उसमें जो श्रीलंका की रुपया है, उसमें जो है नेपाल ऊपर उसकी रुपीज़ है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? एक बांग्लादेश है उसका ढाका है, और जो मेरे ख्याल में आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बांग्लादेश जो है वो मालदीव्स, उसकी भी मेरे ख्याल में रुपीज़ है या रुपया है या समथिंग एल्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आप लोगों को बेटा करेंसीज लिखवाई थी, अगर किसी को करेंसी याद है तो वो मुझे ज़रा बता सकता है, बिकॉज मुझे स्किप हो रही है थोड़ी कि जो मालदीव की करेंसी है वो क्या है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो ये आपस में जो है वो कर सकते हैं ट्रेड, जो है वो अपनी करेंसी के अंदर, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या बच्चे के ये तो इन्होंने एरिया बना लिया। अब देखें कि प्रॉब्लम्स क्या है, अभी स्टिल इतना ये करने के बाद भी, और ये इतने अरसा होने के बाद भी, 1985 में बनी थी, अब 2021 आ गया है, तो क्या भाई अभी कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं अभी अभी निकले ही नहीं है। फर्स्ट वन क्रीप डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, हम लोग इंटरनल जो है वो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है? क्रीप है, क्रीप का मतलब होता है रिंग रिंग कर होना। फिर एडवर्स ट्रेड है, आपको पता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी लेस देन 5% ट्रेड है आपस में, और ये एक लम्हा फिक्रिया है, एक बहुत बड़ी वो कहते हैं कि शेम की बात है कि इनका आपस में कॉपरेशन इतना नहीं है कि लेस देन 5%, जबकि जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत हद तक जा सकता है। टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म स्टिल जो है वो इस खित्ते में प्रिवेल करी है,
उसको हम जो है वो रूट आउट, सार्क जो कंट्रीज़ हैं, वो उसको रूट आउट नहीं कर सकी हैं। अभी स्टिल जो है वो इस खित्ते के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़्म का। देन पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है बहुत ज़्यादा। अब इलिटरेसी का बच्चे अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन है, जैसे जो है वो अरब लीग है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है, ठीक है? अ, ओके। अच्छा बच्चे, हम क्या, अच्छा लिटरेसी लिटरेसी की बात कर रहे थे। अच्छा उसमें क्या कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो उन सब का लिटरेसी रेट ऊपर है सार्क कंट्री से। सार्क कंट्री का क्या है, 71%। और इनसे नीचे कौन से है, सब सहारन अफ्रीकन जो है वो कंट्रीज है जिनका 64% है, ठीक है? अच्छा उसके बाद वाटर डिस्प्यूट है, जो कि स्टिल अभी है, कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का है वाटर डिस्प्यूट, है अफगानिस्तान के साथ है। एक्चुअली आई एम सॉरी बच्चे, मेरी ना थोड़ी वो हो रही है, मुझसे ना लाउडली बोला नहीं जा रहा। मेरी थोड़ी एलर्जी का अटैक है, तो मुझे थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो एडजस्ट करिएगा आप लोग। ओके। नहीं उसके मैं, बाद है मैम बिल्कुल ठीक। वाटर डिस्प्यूट्स है। उसके बाद है बाउंड्री एज वेल एज मैरी टाइम इशूज है। और पाकिस्तान का जैसे बाउंड्री का इशू, कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हुआ, सर क्रीक है, रन ऑफ कच्छ है। इसी तरह से श्रीलंकन के साथ वॉर चल रही है। जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इसी तरह नेपाल के साथ इंडिया का जो उत्तराखंड के मुकाम पे जो है वो बाउंड्री का क्लैशेस है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ है। मैरी टाइम के अंदर अगर बात की जाए, तो मालदीव, श्रीलंका के, पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस हैं, जो कि अभी स्टिल सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो है वो थ्रेट दिया गया है कि 2025 तक जो कंट्रीज हैं वो बैरन हो जाएंगी, जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उनमें जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो हिट लिस्ट पर है, ठीक है? उसके बाद लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, कोई एज कनेक्टिविटी नहीं है। ड्रग अब्यूज़ जो है वो इस इलाके में, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टिल चल रहा है। अब आप ये देख लो कि म्यांमार के अंदर जो है वो कितना मुसलमानों को वो किया गया, और जो है ना वो सार्क कंट्रीज़ ने मिलकर उठकर उनको, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बांग्लादेश के अंदर उन्हें रेफ्यूजीज़ कैंप जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। फिर आप इंडिया के अंदर देख लें, दलित है, तामिल है, उनको इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है, और वो वहाँ पे जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, को सिखों को वो राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे, ठीक है? इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो वो उनको जो है वो अमेरिका की जो फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने वो जो है वो उनको उन्हीं की लैंड के अंदर जो है वो नहीं प्रोवाइड किया, जो उनको एक सिक्योरिटी कैंप मिलना चाहिए। तो वो अभी स्टिल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है? और ड्रग ड्रग अब्यूज़ भी यहाँ पे जो है वो इस खित्ते में कंट्रोल नहीं हो सका है। फिर लैक ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस है, एक दूसरे को इकोनॉमिकली जो है वो असिस्ट नहीं किया जाता है स्टिल, इतने साल गुजरने के बाद भी। अच्छा अब बच्चे करना क्या चाहिए, ठीक है? ये जो अब प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं जो स्टिल प्रिवेल कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को रूट आउट कैसे किया जा सकता है? नंबर वन, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे वो बाउंड्री का है, चाहे वो मैरीटाइम का है, चाहे वो टेररिज्म का है, एक्सट्रीमिज्म का है, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग का है, वुमन ट्रैफिकिंग का है, चाहे जो है वो किसी भी चीज़ का है, जो है वो आ रहा है कंट्रीज़ के अंदर, तो वो थ्रू डायलॉग्स, नॉट थ्रू ब्लड शेड, थ्रू डायलॉग सॉल्व किया जा सकता है। देन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड के वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए, तो ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है, ठीक है? ये बाकी जो जितनी भी तमाम, क्योंकि बाय पॉपुलेशन ये सबसे ज़्यादा है, एरिया भी इतना ज़्यादा कवर करता है, इसकी जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस एरिया की, तो ये बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ये अच्छा स्टेटस एक्वायर कर सकता है। फिर डायलॉग्स होने चाहिए किसी फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी की फील्ड में होने चाहिए, न्यूक्लियर एंड आर्म रिडक्शन की फील्ड में डायलॉग से जो है वो काम होना चाहिए, ठीक है? आपस में जो है वो जो है वो नॉट थ्रू वॉर, और नॉट थ्रू र्यूमर्स, और नॉट थ्रू लाइक थ्रू डायलॉग्स। उसके बाद है म्यूचुअल एरिया ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए। फिर इरेडिकेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ जो है उसकी इरेडिकेशन होनी चाहिए। क्रिएटिंग ग्राउंड्स फॉर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे बच्चे कोविड आया है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे फ्लड आ जाता है, अभी इंडिया के अंदर ताउते जो है वो आया है, तूफान आया है अभी रिसेंटली, ये इसी वीक की बात है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है? तो
उसके लिए ऐसी जितनी भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, उसके लिए फंड रेज होना चाहिए। जिस कंट्री में भी हो, उसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको फंड्स देना चाहिए, ताकि जो है वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या सोशल जो इश्यूज है या सोशल प्रोग्रेस को जो है वो इंश्योर किया जा सके। देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ईच मेंबर स्टेट, ये नहीं है कोई एक डोमिनेटिंग स्टेट है, जैसे इंडिया एक थोड़ी बाय पॉपुलेशन भी ऊपर है, बाय एरिया भी बड़ी है, और वो क्या एक हेजुमोनिक जो डिज़ाइन कायम करने की कोशिश करती है, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नोलॉजी का पे फोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली अगर ये रीजन अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो लैंड, एयर, सी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, जो है वो पॉलिटिकल, ये जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो बेटा ये जो था ये थी सार्क, ठीक है, जो कि हमने की। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे का कोई जो है वो क्वेश्चन है बेटा, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप इनबॉक्स भी कर सकते हो, और आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए। और ना ये एक्सपेक्टेड है कि ये पेपर के अंदर आ सकता है। इससे आपका जीके भी तैयार होगा, इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा। और दूसरा लास्टली मैं बच्चे आप लोग को एक चीज़ बताती चली जाऊँ कि पेपर के अंदर अगर आप ये मैप ड्रॉ करना सीख जाते हो इन 8 कंट्रीज़ का आपको लोकेशन, तो ये आपको एडिशनल स्कोर देगा, ठीक है? वो मैप कैसे ड्रॉ करना है वो इंशाल्लाह जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ड्रॉ करना सिखा दूंगी, लेकिन ये आपको पेपर के अंदर एज देगा, ठीक है? ओके, बाकी फर्दर जो है टिल एग्जाम अगर कोई मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई एडिशनल प्रोग्रेस मिलती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछिए।